जय हिंद साथियों। 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के दूसरे विषय में, जिसका नाम है संघवाद, आपका स्वागत है। नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय, इसका थोड़ा सा शेष जो पार्ट था पहली वीडियो से बचा हुआ, उसको हम करते हैं। तो इसमें भारत में विकेंद्रीकरण, आप देखिए थोड़ा ही विषय बचा हुआ है। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो संघीय सरकारें हैं दो स्तरों पर काम करने वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर भारत जैसे विशाल देश में दो स्तर की जो शासन व्यवस्था है, बहुत बढ़िया शासन नहीं चला सकती। भारत के प्रांतीय यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी कि भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य, वो यूरोप के जो देश हैं उनसे भी बड़े बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से रूस को देखिए, लेकिन आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश ही हमारा रूस से बहुत बड़ा है जनसंख्या के आधार पर। इसी प्रकार महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की जो साझेदारी है 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन का है। यह प्रांतीय सरकार के नीचे कार्य करती हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया जा गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। यह हमने ऊपर भी पढ़ा था। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दे दी जाएं, पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम को। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बहुत बढ़िया ढंग से हो सकता है, कि किसी स्थान की समस्या को वहाँ रहने वाला व्यक्ति ही अच्छे से जानता है, उसके कारण और परिणाम और उसका समाधान भी। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से किस तरह उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे शामिल होने का मौका मिलता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है, लोकतंत्र विकसित होता है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्थानीय जो सरकारें हैं उनकी स्थापना जो है स्वशासन, अपना शासन, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है अपने शासन का, उसे असली मायनों में ज़मीन पर उतारने का काम करती हैं। यहाँ देखिए, अच्छा तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर जैसी कोच व्यवस्था है। मुझे तो सबसे निचला बर्थ अच्छा लगता है, एक ट्रेन से उसकी तुलना की गई है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिशें होती गई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन्हें स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं करवाए जाते थे। इनके पास न कोई अधिकार होता था, न संसाधन होते थे। प्रभावी ढंग से विकेंद्रीकरण का नाम मात्र होता था। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था, यानी कि ये 1992 से पहले की पंचायत की स्थिति या स्थानीय स्वशासन की स्थिति हम पढ़ी। लेकिन वास्तविक जो विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के हर इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। क्या परिवर्तन किए गए हमने पहले भी पढ़े थे, यहाँ हम इनको दोबारा से देख लेते। नंबर 1, अब स्थानीय स्वशासन इकाइयों के नियमित चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। 5 साल में यानी कि इनके चुनाव अनिवार्य हो गए। निर्वाचित स्वशासन इकाइयों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों का आरक्षण कर दिया गया। कम से कम 1/3 पदों पर महिलाएं उनके लिए आरक्षित कर दी गई। हर राज्य में चुनाव, पंचायत, नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन भी कर दिया गया। राज्य चुनाव आयोग का गठन, एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण कर दिया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा
स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रवृत्ति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो ये इतने परिवर्तन हुए इस 73 जो संशोधन हुआ 1992 में, इसी की वजह से भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना गया, क्योंकि जितने लोग देश में चुने जाते हैं, अनेक देशों में उतनी आबादी भी नहीं है जितने हमारे यहाँ लोग चुने जाते हैं। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य जो है वार्डों से चुने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। यानी कि गांव में जो पंच होते हैं पंचायत में, वो वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अनेक स्थानों पर उसको प्रधान कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है। तो हरियाणा में इनको सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव के अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क मताधिकार के द्वारा लोग करते हैं। यानी कि जो 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वोटर लिस्ट में, जिनका नाम है मतदाता सूची में, वो सभी इनका पंचायत का चुनाव करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला करने वाली संस्था है। पंचायतों का कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिनकी वोट बनी होती है, 18 साल से अधिक उम्र के होते हैं। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने, इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार इसकी बैठक करनी अनिवार्य होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। इसके ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के पंचायत सदस्य करते हैं। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक या जिला अधिकारी भी शामिल। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े नगरों में नगर निगम होती है। यानी हमने अभी तक जो ग्राम पंचायत है उसके व्यवस्था को पढ़ा। तो पंचायती राज जो है, गांव में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय ढांचा है उसका, त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होती है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, ब्लॉक समिति जिसको कहते हैं, और जिला परिषद। इन तीनों का चुनाव ही गांव के लोग करते हैं। इनके इलाके जनसंख्या के आधार पर बड़े छोटे होते हैं। ग्राम पंचायत जैसे एक गांव के लिए होती है। ब्लॉक समिति में आबादी के हिसाब से हो सकता है 5 गांव हो, 8 गांव हो, 10 गांव हो। जिला परिषद में फिर और बड़े गांव ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन सब का चुनाव भी लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रत्येक जो पंचायती राज है उसमें त्रिस्तरीय ढांचा दिया हुआ है। इसी प्रकार फिर जो नगर हैं, नगरों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। छोटे नगरों में नगर पालिका होती है, बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। तो नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वही करते हैं। नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है, और नगर निगम के ऐसे व्यक्ति जो हैं पदाधिकारी, उसको मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की एक नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि नगरों में भी इसी प्रकार जो नगर है उनको वार्डों में बांटा हुआ, जैसे गांव बटे हुए हैं। प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाता है जिसे पार्षद कहा जाता है। फिर पूरे शहर के लिए, पूरे नगर के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है, मुखिया चुना जाता है, जिसको मेयर कहते हैं या नगर पालिका का अध्यक्ष कहते हैं। तो ये स्थितियां नगरों के लिए हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार भारत की है, यह जो व्यवस्था है यह विश्व में एक अनूठी व्यवस्था है जो भारत में लागू की गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार। तो पूरे जो विश्व है उस पूरे विश्व में इस प्रकार की व्यवस्था सर्वोत्तम उच्च स्तर की जो व्यवस्था है भारत में की गई है। तो इसी वजह से भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतने लोग चुने जाते हैं आम जनता के द्वारा जितने विश्व के
लोगों की विश्व के अनेक राष्ट्रों में उनकी आबादी है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ चुने जाते हैं। तो एक ब्राज़ील का एक और नया प्रयोग, एक उदाहरण यहाँ देखिए। ब्राज़ील का जो शहर है पोर्तो एलेग्रे के विकेंद्रीकरण और नागरिकों की जो भागीदारी है उसको लोकतंत्र के मेल के विलक्षण एक प्रयोग किया गया है। इस शहर में नगर परिषद के समानांतर एक ढांचा खड़ा किया गया है, संगठन किया गया है। अपने बारे में वास्तविक फैसले लेने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दे दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ स्थानीय सरकारें हैं, पंचायतें हैं। इस प्रकार के इस शहर के करीब 13 लाख जो लोग हैं अपने घर का बजट तैयार करने में, अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांट दिया गया है, लगभग जैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं अपने यहाँ। हर उप क्षेत्र की अपनी एक बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है। अब जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा है, इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है, इसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है जो अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में लगभग 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इन तरीकों को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियां तक बसे जाती हैं। पुनर्वास का इंतज़ाम किया, बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़े नहीं जा सकते कि भैया झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, झुग्गियों में रहे, उनको उजाड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनका भी प्रशासन में नीतियां बनाने में सहयोग होने लगा था। अब देश में भी केरल के कुछ ऐसे इलाके आप देखिए, वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास के लिए इस प्रकार की योजना तैयार की है। अब नेक्स्ट देखिए, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, जो संख्या अब ज़्यादा है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के अनेक देशों की आबादी से कहीं ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो गई। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल हम इन सब के बावजूद भी अनेक परेशानियां देखते हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और बड़े लोग बड़े उत्साह से उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम शासन की जो आदर्श स्थिति है उससे अभी दूर हैं। अपने गांव या शहर में एक स्थानीय सरकार के बारे में आपको कार्य योजना एक दे दी गई। अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्न चीज़ों का आप पता करें। आपका पंच कौन है आपके वार्ड से, आपका सरपंच कौन है, आपकी पंचायत समिति के सदस्य कौन है, जिला परिषद के अध्यक्ष कौन है। यह भी पता करें कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। आप अगर शहर में रहते हैं तो आपका काउंसलर कौन है, पार्षद कौन है, नगर निगम नगर पालिका का प्रमुख, नगर पालिका या नगर निगम का बजट और खर्च किन मदों में खर्च हुआ, यह पता लगाएं। तो ये अध्याय इसी के साथ समाप्त हो गया। इस प्रश्न के साथ आप विचार करें, संघवाद के बारे में जो भी आपने इस अध्याय में पढ़ा उसको समझने का प्रयास करें और ये जानने का प्रयास करें कि भारत आज विश्व के किस स्तर पर खड़ा है। लोकतंत्र की स्थिति से हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को मानते हैं, तो क्या आप भी सही मायनों में ऐसा मानते हैं? क्या ज़मीन पर भी आप ऐसा महसूस करते हैं, आप गर्व महसूस करते हैं कि आप एक सफल लोकतंत्र, एक भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं? धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।